नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ। आप देख रहे हैं वॉर रूम और मेरे साथ मेहमान है लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर रॉय। सर, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ एयर कमोडोर एस बहल हैं। बहल साहब, बहुत स्वागत आपका भी। और ग्रुप कैप्टन डी के पांडे स्टूडियो में है। और देखिए, प्रोग्राम का नाम वॉर रूम है और एक वॉर और पूरी दुनिया के अंदर छिड़ चुकी है। मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। इजरायल और ईरान के बीच अब एक महायुद्ध शुरू हो चुका है। इजरायल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया, तो जवाब में ईरान ने इजरायल के खिलाफ ऑपरेशन प्रॉमिस 3 शुरू कर दिया है। ईरान ने इजरायल की तरफ बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए हैं। ईरान ने तेल अवीव के याफा इलाके को बैलिस्टिक मिसाइलों से कल रात निशाना बनाया और मिडिल इजराइल में ईरान के इजराइल के घरों के पास मिसाइलें दागी हैं, जिसमें 10 लोगों के घायल होने की खबर है। और दूसरी तरफ इजरायली एयरफोर्स भी लगातार ईरान पर हमले कर रही है। ये हमले कल से शुरू हुए थे, आपको मालूम है। कल इजरायल ने ईरान के अंदर तक जाकर के हमला किया था और वो इतना सटीक हमला था, इतनी जबरदस्त इंटेलिजेंस के साथ, खुफिया जानकारी के साथ उसने हमला किया था कि ईरान की सेना का प्रमुख मारा गया। ईरान का जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है IRGC, जिसे वहां के सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह खमेनी का की पर्सनल सेना माना जाता है, उसका मुखिया जो है वो मारा गया और कई टॉप कमांडर्स उनकी सेना के मारे गए। एयरफोर्स के चीफ मारे गए। इसके अलावा उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को उनके घरों में मौत के घाट उतार दिया इजरायल ने। और अब ये बस कुछ वक्त की बात थी कि ईरान इसका बदला लेता है इजरायल से, और वो कल रात शुरू हुआ। एक के बाद एक दर्जनों बल्कि सैकड़ों मिसाइलों, रॉकेट्स और ड्रोन से ईरान ने इजरायल के ऊपर हमला किया। और शुरुआत में तो ऐसा लगा, जब पहला वेव अटैक का आया, कि शायद इजरायल जो है वो ईरान के इन सारे हमलों को नाकाम कर देगा। लेकिन जब एक के बाद एक बड़ी तादाद के अंदर मिसाइलें आकर के आसमान में दिखने लगी, खासकर तेल अवीव की, इजरायल की राजधानी के, तो जो उसका डिफेंस सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम था, वो ऐसा लगा कि शायद उसमें उसको भेद करके कुछ मिसाइलें लैंड करने में इजरायल में कामयाब हुई हैं। और जो तस्वीरें इजरायल से भी हमने कल रात के बाद अब देखी हैं, बहुत सी इमारतों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। 1-2 लोगों की मौत की भी खबर है। इसके अलावा कई लोग घायल हुए हैं। अब इजरायल ये कह रहा है कि यह हमला ईरान ने उसके लोगों पर किया है। इजरायल ने कहा कि हमने केवल मिलिट्री लीडरशिप को निशाना बनाया था, और चूंकि हम ये नहीं चाहते कि ईरान एक न्यूक्लियर बम बनाए, तो हमने उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को निशाना बनाया था। लेकिन इसका पलटवार करते हुए ईरान ने हमारे नागरिकों के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर हमला किया है। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनी ने इजरायल को बर्बाद करने की कसम खाई है। ईरान ने तेल अवीव के याफा इलाके को बैलिस्टिक मिसाइल से टारगेट किया। और कुछ सूचनाएं तो ये हैं कि इसमें इजरायल का जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स था, उसके पास भी मिसाइलें आकर के गिरी हैं। कल रात से ईरान लगातार इजरायल पर नॉन स्टॉप मिसाइल अटैक कर रहा है और उसने दावा किया है कि उसने पहले वेव में 150 मिसाइलों से इजरायल पर हमला किया। उसकी राजधानी तेल अवीव और जेरूसलम को टारगेट किया। ईरान के हमले में इजरायल के अंदर जबरदस्त तबाही मची है। इससे पहले इजरायली फाइटर जेट्स ने परसों रात तेहरान समेत ईरान के कई ठिकानों में जाकर के बमबारी की थी। इजरायली हमलों में अब तक ईरान में 78 लोग मारे गए हैं और 350 से ज्यादा घायल हुए। तो अब वैसे तो ये कोई तुलना नहीं है कि जितना नुकसान इजरायल ने ईरान में किया, उसकी तुलना नहीं की जा सकती कल रात के ईरान के हमले से। लेकिन ये एक सेंस सब लोगों में था कि इजरायल ईरान के हमलों को पूरी तरीके से उससे अपने लोगों को बचा सकता है। वो दिखा कल रात कि जब इतनी बड़ी तादाद में आपके ऊपर मिसाइलें आकर के गिरती हैं, तो उसमें से जो 2, 4, 10 भी अगर वो मिस हो जाए आपके एयर डिफेंस सिस्टम से और आपके इलाकों में गिर जाएं, तो वो काफी तबाही मचा सकती हैं। खासतौर पर तब आप ये देखिए कि ईरान एक बहुत बड़ा मुल्क है। मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं, तो बहुत बड़ा मुल्क है, जबकि इजरायल एक बहुत छोटा सा प्रदेश है। आप समझिए, आप हमारे हरियाणा से भी उसकी तुलना कर सकते हैं, उससे भी छोटा सा वो एक देश है। तो उसके पास वो ज्योग्राफिकल डेप्थ नहीं है, उतनी लंबाई चौड़ाई उसके पास नहीं है कि उसके मिलिट्री ठिकाने, सिविलियन ठिकाने, रिहाइश अलग और बाकी चीजें अलग, वो इतने अलग अलग जगहों पर नहीं रख सकता है। इसलिए कल रात को आपने ये भी देखा होगा, अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं, तो जो एयर डिफेंस के लिए जो उसकी मिसाइलें या रॉकेट्स जो हैं हवा में जा रही थी ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए, वो उसकी आबादी के बीच में से ही कहीं लॉन्च होती हुई दिखाई दे रही थी। तो अब ईरान भी ये कह सकता है, जैसा कि इजरायल कहता है कि
जब जैसा वो गाजा में हमास के लिए कहता था कि ह्यूमन शील्ड बनाकर हमास रखता है, तो इसलिए हमको लोगों के बीच में हमास के ठिकानों पर हमला करना पड़ता है। अब ईरान भी यही कह रहा है कि हमने तेल अवीव पर हमला इसलिए किया क्योंकि उसका जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है वो वहीं है, उसके एयर डिफेंस सिस्टम वहीं है, तो इसलिए हमने वहां पर हमला किया है। मैं आपको ईरान इजराइल के इस महासंग्राम के 10 बड़े अपडेट जल्दी से और बता देता हूं। ईरान इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा है। तेल अवीव और जेरूसलम पर ईरान ने हमला किया है। नॉर्थ वेस्टर्न ईरान में इजरायली ड्रोन गिराया गया है। सेंट्रल इजराइल में घरों के पास ब्लास्ट हुआ जिसमें 10 लोग घायल हुए हैं। इजराइल का दावा है कि ईरान का हमला हमने नाकाम कर दिया। इजराइल का दावा यह भी है कि एक और न्यूक्लियर साइट को उसने तबाह किया है ईरान में 78 लोगों की जान गई है। हमास ने ईरान के हमलों को कामयाब बताया है और नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई इस्लामिक शासन से है। इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, ये आयतुल्लाह खमेनी कह रहे हैं। तो ये अभी तक का अपडेट है। अब लास्ट जानकारी के मुताबिक कल जो दिन में जो हमला किया था इजराइल ने, उसके जवाब में कल रात ईरान ने हमला किया है और कई वेव्स में उसने वहां से अपनी मिसाइलें और रॉकेट्स दागे हैं। अब ये लड़ाई, ये जंग इस वक्त किस मोड़ पर खड़ी है, जनरल रॉय आपको बताएंगे। सर देखिए, मेरा ये मानना है कि ये जो युद्ध छिड़ा है इजराइल और ईरान के बीच में, इसके आसार तो बहुत पहले से ही नज़र आ रहे थे। सिर्फ अब समय की बात थी कि कब ये इन दोनों के बीच में टकराव होता है। ये मानना पड़ेगा कि इजराइल ने अपना जो समय चुना है इस टकराव का, उसके पीछे जो 2 कारण बताए गए हैं। एक तो यही कारण है कि उनके कगार पे था ईरान, न्यूक्लियर हथियार बनाने के कगार पे था, जो कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है इजराइल के लिए। और दूसरा, क्योंकि आने वाले संडे यानी कि कल जो है इतवार को इसके ऊपर एक बातचीत भी चल रही है ईरान और यूएस के बीच में, और ट्रंप ने ये भी कहा था कि इस बातचीत के लिए हम तैयार हैं और इस जो इनका न्यूक्लियर मिशन है या जो इनका न्यूक्लियराइजेशन जो ईरान सोच रहा है अपने बनाने की न्यूक्लियर हथियार, उसके ऊपर ट्रंप ने काफ़ी ओपन माइंडेडली एक इनविटेशन दिया था कि आइए बातचीत करते हैं और इसका हम जवाब कुछ ना कुछ डिप्लोमेटिक तरीके से ढूंढ लेंगे जी। तो ऐसा भी माना जा रहा है, इजराइल ने भी ऐसा करने की कोशिश की, या विश्व ये मानता है कि शायद उसको एक प्रेशर पॉइंट या एक दबाव बनाने के लिए कि ईरान जो है इस बात के लिए राज़ी हो जाए बातचीत के लिए और वो बातचीत फेवरेबल तरीके से चले। ये भी ऐसा माना जा रहा है कि इन्होंने ऐसा कहा, इजराइल ने ऐसा कहा, और या ये जो हमला किया है उसके पीछे एक ये भी बड़ी बात हो सकती है। सर, ट्रंप के लिए तो ये भी कहा जा रहा है कि वो जानते सब थे और ये ट्रंप और नेतन्याहू की, मतलब अमेरिका और इजराइल की एक मिली भगत थी कि ईरान को इस गफलत में रखा जाए कि बस वो हमला करने वाला है, लेकिन अमेरिका ने उसको रोक रखा है। बातचीत करो और इस बीच में हमला हो गया। बिल्कुल सही आपका असेसमेंट है, और उसके भी आसार बिल्कुल सामने थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑर्डर दे दिए थे कि जो उनके एसेट्स हैं मिडिल ईस्ट में 8 से 10 देशों में उनके एसेट्स हैं, जिसमें कि उनके एयरक्राफ्ट्स भी शामिल हैं, जिसमें उनके पर्सनल भी शामिल हैं, उनको पहले ही उन्होंने ये हिदायत दे दी थी कि आप इसको थिन आउट करो, यानी कि अपने जो यूएस पर्सनल्स हैं इन जगहों पे उनको हटाने की मुहिम तो पहले ही शुरू हो चुकी थी। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका को कम से कम ये मालूम था कि इजराइल जो है ईरान के ऊपर हमला करने जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस पूरे हमले में कोई भी बात अगर आउट ऑफ कंट्रोल जाएगी, या इसके लिए जो बड़ी गारंटी है वो अमेरिका की इनके साथ है। मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले साल शायद अक्टूबर के लगभग या सितंबर अक्टूबर में उन्होंने थर्ड मिसाइल्स जो होती हैं एंटी एयरक्राफ्ट शील्ड देने के लिए, एंटी एयर डिफेंस के लिए, वो अमेरिका ने एक बैटरी इजराइल में दी थी, और इस साल अभी मई के महीने में उन्होंने ये दूसरी बैटरी दी है TAH, ये थर्ड मिसाइल्स होती हैं जो बहुत ही इफेक्टिव हैं, बहुत ही लेटेस्ट किस्म की हैं ये। हालांकि ऐसा माना जाता है कि इजराइल के पास ये सब एयर डिफेंस सिस्टम तो बहुत उम्दा है, लेकिन ईरान ने भी अभी रिसेंटली जो प्रोग्रेस की है, जो उन्होंने खासकर ये ड्रोन टेक्नोलॉजी में और उन्होंने जो ये मिसाइल टेक्नोलॉजी में जो प्रोग्रेस की है, उससे ये माना जा रहा है कि ईरान के पास भी इस तरह का असला काफी इफेक्टिव और अच्छा है। चर्चाएं चल रही हैं, जो तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तेल अवीव की तस्वीरें, आपको बिल्कुल डाउनटाउन इलाका दिखाई दे रहा होगा। उनका जो शहर का जो एक मेन हब है, कमर्शियल हब कह लीजिए आप, सिटी सेंटर कह लें, जैसे भी जिस भी नाम से उसको बुलाएं। वेस्ट के देशों में आमतौर पर डाउनटाउन कह देते हैं ऐसी जगहों को जहां पर
ज्यादातर उनके बिजनेस सेंटर्स होते हैं, उसके इर्द गिर्द उनकी रिहायशी इलाके होते हैं। तो उसके बीचों बीच जाकर के ईरान ने हमला किया, तो लोग थोड़े स्तब्ध भी हैं ये देख करके। ईरान ऐसा कर सकता है क्या? मतलब इजराइल अपनी पॉपुलेशन को क्या पूरी तरीके से 100% प्रोटेक्शन नहीं दे सकता? तेल अवीव राजधानी है, राजधानी में आकर के 1 2 4 मिसाइलें भी गिर गई तो वो ऑप्टिक्स के लिहाज से भी बड़ा डैमेज करता है, और वहां अगर आपके बड़े इंस्टॉलेशंस हो, जैसे इनका मिलिट्री हेडक्वार्टर भी है, तो वहां पर भी बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर कहें पहल साहब, तो ये कहना ठीक होगा कि दोनों की ताकत जो है इस वक्त एसिमेट्रिक है, इजराइल की और ईरान की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर आप इसको देखिए कि पहले एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया था ईरान ने, जो कि हमस, हिजबुल्लाह और हुतीस का था, जो उसके नॉन स्टेट फाइटर्स हैं, लेकिन उनको वीकन किया है। ये देखिए, ये बहुत सोची समझी स्ट्रेटेजी के अंदर इजराइल काम कर रहा है। उसको पहले उन्होंने वीक किया उस एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को, उसके बाद उनको रोक के रखा हुआ था यूएस ने कि जब तक ये डिस्कशंस चल रही हैं, और जब यूएस ने देखा कि उनकी बात नहीं मान रहा ईरान, तो कहीं ना कहीं ग्रीन सिग्नल उनको मिल गया होगा ये अटैक करने का। तीसरी चीज जो बहुत अहम आती है वो ये आती है कि इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के टारगेट्स तो देखिए, लीडरशिप इनका पहला टारगेट है, चाहे वो पॉलिटिकल, मिलिट्री या फिर उनका न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स का है। पॉलिटिकल में अगर हम कहें तो उन्होंने अली शमखानी को मारा है, जो कि बहुत क्लोज है खमैनी के। मिलिट्री का देखा तो जैसे आपने बताया 20 टॉप लीडर्स जो है उनको मारा, बगेरी, सलामी और जो एरोस्पेस कमांडर है उसको मार दिया। और अगर न्यूक्लियर का देखें तो अब्बासी और मेहदी तेहरानची को मारा है, यानी कि जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट और जो लीड करते थे इनको, उनको मारा है, और इनको बड़ी प्रिसाइज इंटेलिजेंस के साथ मारा है। फिर न्यूक्लियर साइट्स, नतांस का न्यूक्लियर साइट जो सबसे बड़ा एनरिचमेंट सेंटर है, उसको मारा है। जो सेमी अंडरग्राउंड है, जो ऊपर का पोर्शन है, वो तो पूरा का पूरा तबाह हो गया। IAEA ने इसकी कंफर्मेशन भी किया और कहा कि अभी तक कोई न्यूक्लियर रेडिएशन लीक नहीं है वहां पे। दूसरा उनका था फार्डो को मारा इन्होंने। फार्डो कहां पे है? माउंटेन्स के नीचे अंदर, और उसको हिट करने के लिए जो अमेरिका के बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स हैं, जैसे कि वो उन्होंने अफगानिस्तान में यूज किए थे या दूसरी जगह किए थे, वो चाहिए, लेकिन वो अभी तक अमेरिका ने इनको नहीं दिए, तो उसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं हुआ। फिर उन्होंने मारे दूसरे दो जो है, चाहे वो इस्फहान है, चाहे वो दूसरे सेंटर्स हैं, उनको मारा है। और वो क्या कर रहे हैं इसके बाद? किस पे मार रहे हैं? इनके ड्रोन और इनके जो मिसाइल सेंटर्स हैं उन पे मार रहे हैं। अगर डिस्टेंस देखें हम दोनों के बीच में 2000 किलोमीटर का है, और इराक और जॉर्डन आते हैं। जॉर्डन मदद कर रहा है इस समय इजराइल की। जॉर्डन ने भी इंटरसेप्ट किए उनके ड्रोन्स या मिसाइल्स, कोशिश भी की और किए भी हैं। और आखिरी चीज जो मैं इस पे बोलना चाहता हूं कि जो ऐसे सुनने में आया है कि इजराइल ने भी स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स का इस्तेमाल किया है। वो क्या है ये स्टेट एंड नॉन स्टेट? जैसे कि आपने देखा था कि यूक्रेन ने जाके बॉम्बर्स को हिट किया था, ऐसे कहते हैं कि मोसाद ने भी एक ड्रोन बेस और साथ साथ में उसके प्रिसीजन वेपन्स को वहां पे रखा और उसका इस्तेमाल किया इनकी एयर डिफेंस साइट्स पे। और एयर डिफेंस जो इनके S-300 हैं या दूसरे रेडार्स भी जो हैं जो उसको अर्ली वार्निंग दे सकते थे, उनको हिट किया। यानी कि ये बहुत ही वेल प्लान्ड ऑपरेशन था जो किया गया। लेकिन सर, ईरान की स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी कल दिख गई हमको कि वो कुछ नुकसान तो कर सकता है। एब्सोल्युटली। उन्होंने लॉन्ग रेंज ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया पहले 150 के करीब, जो कि जिसका ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि वो इंटरसेप्ट किए गए, वो लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम्स थे एडवांस्ड वाले आकाश के। और फिर उन्होंने मिसाइल्स का, बैलिस्टिक मिसाइल का जो उन्होंने 150 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है, वो बहुत घातक प्रोड्यूस होता है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल टर्मिनल स्टेज में आके वो हाइपरसोनिक हो जाती है। कहते हैं कि उसकी स्पीड मार्क 7 के करीब पहुंच जाती है। तो अगर उनको थार्ड भी मिला हो, आयरन डोम भी हो, एरो भी हो उनके पास बहुत ही अच्छा सिस्टम है इतने छोटे से कंट्री के अंदर। लेकिन तब भी ये बैलिस्टिक मिसाइल्स अगर सैचुरेट कर दें एयर स्पेस को और हाई स्पीड पे आए, तो सबको इंटरसेप्ट करना बहुत ही मुश्किल है, यानी कि नामुमकिन है। एक बहुत बड़ी तादाद में अगर आपके ऊपर मिसाइल हमला हो जाए तो कुछ तो उसमें से निकले, आपका डिफेंस को चीर देंगे। अब सर, ग्रुप कैप्टन पांडे, इस सारी जंग में एंड गेम क्या दिखाई दे रहा है आपको? अब तो ये सब बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिका और इजराइल इसमें दोनों बिल्कुल सेम पेज पर हैं। ये ईरान को बातचीत के लिए और सिंसियर बातचीत के लिए कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करे, उसके लिए उसको मजबूर करना है, उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को पूरी तरीके से तबाह बर्बाद कर देना है, या फिर जो एक तीसरी चर्चा चल रही है कि इजराइल इतनी दूर तक गया है तो अब वो वहां पर सत्ता परिवर्तन चाहता है, रिजीम चेंज चाहता है। देखिए, जहां तक मैं आखिरी पॉइंट से शुरू करूंगा, अगर रिजीम अगर चेंज करेंगे तब भी जो सेंटीमेंट है एंटी इजराइल, उसका क्या सोल्यूशन निकालेंगे? तो ये जो है मामला थोड़ा सा उलझा हुआ सा है। और अभी जिस प्रकार से इजराइल ने कदम उठाया है, बहुत नपा तुला और वेल प्लान
तारीफ करनी होगी, जो प्रिसीजन उनको मिला है, क्योंकि जो विजुअल्स आए हैं वो बताते हैं कि कितनी तरीके से प्रिसाइज तरीके से मारा गया है। और साथ में पहले उनको सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस, जो कि स्टैंडर्ड अप्रोच है ऑफेंसिव का। कोई भी एयर ऑफेंसिव के लिए आप जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको आप पहले या तो इंपेयर करते हैं या उनको बर्बाद कर देते हैं। और S-300 को भी उन्होंने मारा, और बाकी जो अर्ली वार्निंग रडार सेंसर्स हैं उनको जो है अंधा बना दिया। अब बात रही कि ये खुल के चले गए, साथ में जो स्पाइडर वेब की तरह अटैक किए गए, यानी कि जो इंटरनल एरिया से, जिसका कि बहल सर ने भी जिक्र किया, तो वो जो है बहुत ही करीब से और बिल्कुल नपे तुले तरीके से गए और उन्होंने पूरे ऑब्जेक्टिव अपना जो था हासिल किया। अब बात हो रही कि इतना सारा जो है ये क्यों हो रहा है। बेसिकली मेरा इजराइल का ये कहना है कि ईरान का जो यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी है वो इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है कि वो जो मिलिट्री रिक्वायरमेंट है एनरिचमेंट का उस हद तक पहुंच चुके हैं, और बहुत कम समय में 1 महीने से 6 महीने के बीच में वो कई एटम बॉम्ब बना सकते हैं। तो जो ऐसी स्थिति में अगर वो बम बना लेते हैं तो बम किसके खिलाफ प्रयोग करेंगे? हालांकि पूरे विश्व में न्यूक्लियर बम तो बहुत देशों के पास है, तो कोई नहीं कर रहा है, लेकिन सबने, जो बाकी देशों में अगर आप ध्यान दें कि विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी ने भी इन न्यूक्स का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये माना जाता है कि ये न्यूक्स जो हैं वो एक डिटरेंस का काम कर रहे हैं, उसमें सफल रहे। लेकिन अभी आप देखिए इजराइल यूक्रेन वॉर के अंदर बार बार ये कहा गया कि अब बस अब न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी और न्यूक्लियर अटैक करने वाले हैं पुतिन, क्योंकि अब बहुत ज्यादा थ्रेशोल्ड के पास पहुंच रहे हैं, वो जो कहते हैं न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने वाले हैं। तो लेकिन उसके बाद भी नहीं हुए, क्योंकि सबको पता है कि ये अगर न्यूक्लियर आर्मामेंट्स यूज होते हैं तो उसका नतीजा जो है पूरी मानवता को भुगतना पड़ेगा। तो इन सबको मद्देनजर कोई भी नहीं चाहता हो, लेकिन ईरान के पास जो अगर आता है, क्योंकि ईरान की खुद की इमेज क्या है, इजराइल की इमेज क्या है, इजराइल के पास भी जो है न्यूक्लियर आर्म्स हैं, लेकिन उन्होंने कभी उसका इस्तेमाल किया ना, उन्होंने कभी उसको डिक्लेयर किया ना, उसको यूज किया कूटनीतिक हथियार की तरफ से। अगर आप ध्यान दें तो इस समय जो आणविक जो युद्ध के शस्त्र हैं सब के सब एक तरह से कूटनीतिक अस्त्र बन गए हैं। वो कोई भी मिलिट्री उनको वेपन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो जब भी है उनको, जैसे पाकिस्तान है हमेशा धमकाता रहता है भारत को कि हम आणविक, हम ये न्यूक्लियर पावर हैं, हम कोई भी कुछ कर देंगे। लेकिन अभी हमने 2 बार देखा, कारगिल में देखा और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हमने किया, जो भी ऑपरेशन हमने किए उसमें उन्होंने न्यूक्लियर सामना उसका सहयोग नहीं लिया। ये साफ बताता है कि उनको भी पता है कि देखिए कहने के लिए एक कूटनीतिक रूप से उसका प्रयोग किया है। जब बात हो रही है ईरान की जो इमेज है वो ऐसी है कि अगर वो प्रेशराइज होगा तो ये आणविक हथियार किसके विरुद्ध यूज करेगा? केवल मात्र इजराइल के। तो इजराइल को लगता है कि उसके अस्तित्व। तो मैं एक सवाल आप तीनों से पूछता हूं आपसे ही पहले कि क्या इजराइल जायज है ये हमला करने में? ये मतलब ये इसका रैशनल दिखता है? देखिए, मैं अगर मेरे से पूछेंगे साफ साफ शब्दों में कहूंगा कि जायज है। क्यों? क्योंकि जब IAEA ने कहा कि जो 20 सालों से वहां काम कर रही है और अभी पिछले कुछ दिनों से जो उनके इंस्पेक्टर के साथ में जो ईरानी लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने काम करने से मना कर दिया, ये साफ इंडिकेशन था कि कुछ गुप्त रूप से काम हो रहा है। जब गुप्त रूप से काम हो रहा है तो आप पारदर्शिता की जो सीमा है वो आपने लांघ ली है और आपके इरादे कुछ और हैं, बहुत क्लियरली बता रहा है। आपके हिसाब से लेजिटिमेट रीजंस थे इजराइल के पास ये हमला करने के लिए? देखिए, वो बात हम मानते हैं कि इसका लेजिटिमेट रीजन था, लेकिन अब देखें कि उससे इफेक्ट क्या हुआ है। पहली बात तो इफेक्ट ये हुआ कि जो अभी आने वाले संडे को, यानी कि कल जो बातचीत होनी थी, उस बातचीत का मतलब ही खत्म हो गया है। तो अगर उस बातचीत के तो अभी भी कह रहे हैं आओ बात, जब तक कुछ तो बचा लो अपने देश में। वो कह रहे होंगे, लेकिन वो जो माहौल है एक बातचीत का माहौल खत्म हो गया है। ये इशू नंबर 1। इशू नंबर 2 ये है कि जहां भी इस तरह की यूरेनियम एनरिचमेंट की फैसिलिटीज हों, चाहे ये बॉम्ब बनाने की कार्रवाई हो, IAEA का खुद का ये कहना है कि उसके ऊपर इस तरह से हमला करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ उस न्यूक्लियर का जो लीक है उसकी वजह से ही नहीं, वो एंटायर एनवायरनमेंट को मतलब वो दूषित कर सकते हैं। तो इसके चलते इस तरह का अटैक वो भी सैंक्शन नहीं करते हैं। यानी कि अगर किसी प्रकार की न्यूक्लियर मिशन किसी देश का है तो उसको रोकने के लिए उसके ऊपर सैंक्शन लगाई जा सकती हैं, उसके ऊपर बातचीत से मसला हल हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली इन फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय करना जो है उसके लिए तो जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वर्ल्ड इंटरनेशनल बॉडी है, वो खुद ही नहीं इजाज़त देती इस बात की। तो उसका ये मानना अगर है तो हमें ये कहना पड़ेगा कि अल्टीमेटली तो बातचीत पे ही उतर के आना पड़ेगा। अब दूसरी बात लेते हैं, जहां तक ये युद्ध जो शुरू हुआ है, ये दोनों देशों के बीच में सस्टेनेंस कितनी है, किसकी सस्टेनेंस ज़्यादा होगी? पहली बात तो एक अच्छाई ये है कि कम से कम दोनों का बॉर्डर नहीं मिलता है। बिल्कुल ठीक। उन दोनों के बीच में तकरीबन 2000 किलोमीटर का फासला है।
उसके चलते जो ये लड़ाई है, जो डिस्ट्रक्शन हम बोलेंगे, जो विनाश है, ये विनाश जो है सिर्फ एरियल तरीके से ही हो सकता है, ना तो ये नेवल तरीके से हो सकता है, ना ये आर्मी के फुट सोल्जर से हो सकता है। मैप निकालू जरा मिडिल ईस्ट का। तो एक तरह से वो एक अच्छाई है कि पूरी की पूरी जो ये विनाश की कार्रवाई है वो एरियल उससे होगा। एरियल में अब क्या आएगा, एयरफोर्स आ सकता है, मिसाइल आ सकता है, ड्रोन आ सकता है। तो एक तरह से टेक्नोलॉजी वॉरफेयर में एक फायदा ये होता है कि किस देश में कितनी सस्टेन करने की ताकत है। ये मेरा मानना है कि ईरान जो है, कहाँ 8 मिलियन पॉपुलेशन रफली ऑफ इजराइल और 88 मिलियन ऑफ ईरान, तो उस तरह की अगर डिस्ट्रक्शन की बात हम 1-on-1 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रक्शन की कैपेबिलिटी जो है ईरान भी काफ़ी भुगत सकता है और उसके पास तेल का भंडार और इस तरह की चीज़ें हैं। फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखिए, ईरान का सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट जो आने वाले कुछ दिन में देखने को मिलेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 8 आइलैंड में से 7 पे ईरान का कंट्रोल है। अगर उसको रोक दे तो ये इंटरनेशनल क्राइसिस बन सकता है। अच्छा, अगर आप नक्शे की बात करें ना इजराइल और ईरान के, क्योंकि ये बहुत थोड़ा जटिल भी है मामला, कौन किसके साथ है, क्या करेगा कोई, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इजराइल की जो पड़ोसी है वो कौन है, उसके बॉर्डर किसके साथ लगते हैं? इजिप्ट के साथ बॉर्डर लगता है बेल साहब, जॉर्डन के साथ लगता है, सीरिया के साथ लगता है, इराक के साथ, लेबनान के साथ लगता है। और जो सबसे बड़ा देश इजराइल और ईरान के बीच में वो इराक है। और इराक और ईरान जो है स्वर्ण एनिमीज हैं, दुश्मन है, मतलब रिजीम के हिसाब से अगर आप बात करेंगे। और दूसरा सऊदी अरेबिया जो बिल्कुल सटा हुआ है इराक से और बहुत नज़दीक है ईरान के और पड़ोसी है इजराइल का। सऊदी अरेबिया के जो शासक हैं उन्होंने निंदा की है इस हमले की। हालांकि ट्रेडिशनली राइवल, अगर ट्रेडिशनल राइवल्स देखें मुस्लिम वर्ल्ड के, तो ईरान और सऊदी अरेबिया ही हैं। मतलब एक सुन्नी देश है, एक शिया देश है, दोनों अपनी अपनी हेजेमनी चाहते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी है वो आगे चले मुस्लिम वर्ल्ड में, तो इनकी भी एक राइवलरी है। लेकिन इसमें अगर आप सहयोगियों की बात करें तो जो बहल साहब ने कहा था, जो एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ईरान कहता था और उसको अमेरिका और इजराइल कहते थे एक्सिस ऑफ इविल, मतलब प्रॉक्सीज ईरान के, चाहे वो हिजबुल्लाह हो लेबनान का, चाहे वो हमास हो यहाँ फिलिस्तीन के गाजा के इलाके में, या वो हाउथीज हो यमन में, इन तीनों को कमोबेश जो है अब काबू में कर चुका है इजराइल। तो ये कोई बहुत लंबा गेम क्या इजराइल ने प्लान किया था? एक बात हमें ख्याल रखनी चाहिए कि इराक, आपने कहा ना, इराक एक्चुअली शिया मेजॉरिटी कंट्री है। अगर उस तरह से हम देखेंगे, हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दुश्मन होंगे लेकिन शिया मेजॉरिटी है। और जो एसेट्स जिसके हम डिग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इस प्रकार का होता है कि डिग्रेड तो हो सकते हैं लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं होते। लेकिन सर कल से अभी तक ना इसमें केवल जो हिजबुल्लाह है उसने निंदा की है, हाउथीज ने निंदा की है। ये वो लोग हैं जो छूटते रॉकेट मारते थे। हमास तक ने कुछ नहीं किया। और साथ में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन्होंने निंदा जरूर की है पर यह नहीं कहा है कि अब हम रिटेलिएट करेंगे। ये वर्ड मिसिंग है पहली बार, और इसमें ईरान के साथ आने का इन्होंने बात की। और लेकिन एक चीज जो हम डिस्कस कर रहे थे इसके अंदर शुरू में कि क्या ये जायज है, थ्योरेटिकली जायज था ये अटैक, लेकिन इसका रेपरकशन आप देखिए। ऑयल की कीमतें आज 75 से 78 डॉलर तक पहुंच गई हैं। ये जो आप बात कर रहे थे स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज के, और उसके अंदर उन्होंने जो वेपन सिस्टम्स का डिप्लॉयमेंट कर रखा है, चाहे वो एयर डिफेंस है, चाहे वो ग्राउंड अटैक वेपन सिस्टम्स है, चाहे वो मिसाइल्स है, ईरान ने करके रखा हुआ है। तो अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जब तक ये लड़ाई चल रही है तब तक बंद रहेगा। और फ्लाइट्स देखिए, हमारे जितने भी एयरक्राफ्ट जाते हैं यूरोप की तरफ, जो यूरोप से इस साइड आते हैं, और पूरे विश्व के एयरक्राफ्ट जो मिडिल ईस्ट को यूज करते हैं, वो सब सर, मैं तो जो घोषित वजह इजराइल ने बताई उस लिहाज से पूछ रहा हूं क्या वो जायज। उसने कहा कि 15 दिन में बम बना लेता ईरान, ये उसने घोषित तौर पर कहा है। तो क्या आप मानते हैं कि उसकी चिंता जायज थी और ईरान को बम बनाने वो नहीं दे सकता? तो ये उसको यही एक तरीका। इसके बारे में एक चीज कहना चाहता हूं मैं कि आपकी बात बिल्कुल सही है। वो कहते हैं कि 60% एनरिचमेंट वो कर चुका है, पिछले 1 साल से कह रहे हैं। इसका ये क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि उसके पास आज क्षमता है कि वो 10 न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। लेकिन जो मेन पॉइंट आता है वो ये आता है कि अगर वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है या बना लिया है उसने, वो वाले बॉम्ब का इस्तेमाल जो उसके प्रॉक्सीज हैं, जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कर सकते हैं। ये डर है सबको, और वो कहीं पे भी कर सकते हैं।